हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, आज है हमारा डे 12 जिसमें हम लोग CDSE 2018 के पेपर सोल्व कर रहे हैं। वन डे वन पेज पॉलिसी अपन अप्लाई करके पेपर को सोल्व कर रहे हैं, राइट। सो टुडे विल बी सोल्विंग पेज नंबर 12 एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76। ओके, till now we have solved till question number 75. If you have not watched those videos, then you can watch those videos. ऊपर आई बटन पड़ा हुआ है एंड इवन यू कैन वॉच those videos in my playlist, राइट। चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सब सारे वीडियो को देख सकते हैं, राइट। दिस इज द 12th वीडियो एंड लेट मी स्टार्ट विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो सबसे पहले अपन चलते हैं सीधा, ये सब क्वेश्चन हैव सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो सॉल्व हो चुके हैं। सो टुडे विल बी सॉल्विंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76, राइट, क्योंकि यहाँ 75 तक अपन ने डे 11 तक सॉल्व कर लिया था, राइट। सो टुडे इज डे 12 एंड डे 12 पेज नंबर 12 एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76, राइट। सो चलिए दोस्तों, विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले विल बिगिन नाउ। तो I'll choose the pencil. Okay, so बोला है कि the locus of the midpoint of a radii of length of 16 centimeter of a circle is, we have been given a circle, हमें एक सर्कल दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले गाइज I'll do one thing, है ना, मैं इसको जूम इन करना भूल गया, सो जूम इन कर लेता है। यस, नाउ इट्स परफेक्ट। ओके, हमें एक सर्कल दिया हुआ है अभी, वी हैव बीन गिवन ए सर्कल, और सर्कल में बोला हुआ है कि इसका डायमीटर सॉरी रेडियस ऑफ द सर्कल इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रेडियस इज 16 सेंटीमीटर, हमें ये दिया हुआ है, राइट। अभी बोला है तो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस रेडियस, इसका रेडियस का मिड पॉइंट विल बी ऑब्वियसली, रेडियस का मिड पॉइंट 16 अगर लेंथ है तो इसका मिड पॉइंट विल बी ऑन 6 8, राइट। 8 पे मिड पॉइंट होगा, सो ये 8 पे इसका मिड पॉइंट है, राइट। तो अभी इसका लोकस क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल बी अनदर सर्कल ऑफ जो कि कॉन्सेंट्रिक होगा एंड ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, बाकी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी बोला हुआ है कि अगर एक सर्कल का लेंथ रेडियस जो है 16 सेंटीमीटर है तो उसका मिड पॉइंट वुड बी ऑन 8 सेंटीमीटर, आधा होगा ना ऑब्वियसली। सो ऑब्वियसली आधा होगा, तो ये ऑप्शन भी तो हो ही नहीं सकता। डायमीटर ऑफ सर्कल नेवर पॉसिबल, राइट। और फिर स्ट्रेट लाइन तो ये भी नहीं हो सकता। एलिमिनेशन मेथड से भी सीधा दिख रहा है कि इट इज ऑप्शन ए। एंड सिंपली अगर देखें 8 सेंटीमीटर पे इसका लोकस है, इस लोकस से क्या बनेगा, राइट। तो बोला है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस दिस, इससे क्या बनेगा बोल रहे हैं, सो इट विल बी ऑब्वियसली सर्कल जो कि कॉन्सेंट्रिक होगा, ये बिगर सर्कल जो 16 सेंटीमीटर रेडियस के साथ, तो ये होगा 8 सेंटीमीटर का रेडियस के साथ दूसरा सर्कल, राइट। सो दिस वाज द आंसर गाइस, सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोल रहा है कि वी हैव बीन गिवन ए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, oh sorry, the curved surface area of a right circular cone is 1.76 meter square and we have been given the base diameter जो है is 140 centimeter. What is the height of the cone, है ना, हमें height of the cone पूछा है। So guys, let me solve this question in the paper, so let's move on to the paper. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 77 में हमें कर्व सरफेस एरिया जो कोन का दिया हुआ है, फिर डायमीटर भी दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, और बोला है कि हाइट क्या होगा। अगर ये दो वैल्यू गिवन है तो बोला है कि इस राइट सर्कुलर कोन का हाइट क्या होगा, राइट। तो हमें पता है पहले तो देखिए कि कर्व सरफेस एरिया जो ये यूनिट देखिए मीटर स्क्वायर है और सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो इट्स बेटर कि हम लोग इसका यूनिट यहीं पे कन्वर्ट कर ले। डेट इज 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, इट्स मीटर स्क्वायर, सो देयरफॉर it is 100 into 100, right, that is 10 power 4, so this will be equal to 17600 centimeter square, right। this is a curved surface area, ये कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। और डायमीटर इतना है, यानी कि वी हैव रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच 140/2 ऑब्वियसली, राइट, दैट इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। और हमें अभी गिवन ये दो वैल्यू है, उसके हेल्प से हमें निकालना हाइट। तो हमें पता है कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल होता है कोन का, सो देयरफॉर कोन का पाई आर एल इज इक्वल टू 17600, राइट। फिर आर का वैल्यू वी नो, पाई इज 22/7, सो एल निकल जाएगा हमारे पास, एल विड बी 17600 डिवाइडेड बाई 00, फिर डिवाइडेड बाई ये होगा आर इज 70, और फिर 22/7 नीचे आएगा, सो इट वुड बी 7/22, राइट। सो 7 से ये 10 एंड 10 से ये 0 कट गया, और 22 से इसका डिवीजन जब करेंगे अपन, सो दिस विल बी इक्वल टू 80, ओके, दिस इज 80, राइट। 20 जा 1760, सो स्लैंट हाइट हमारे पास आ गया 80 सेंटीमीटर ऑब्वियसली। सो अभी आप देखिए यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन है और ये जो हाइट है, राइट, हमारे पास रेडियस पता है हमारे को कि 70 सेंटीमीटर है, और हमारे को पता है कि इसका जो स्लैंट हाइट है एल, दैट इज 80 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर ये वैल्यू गिवन है, राइट सर्कुलर कोन है, तो इट्स 90 डिग्री, राइट। 90 डिग्री तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जब ये ट्रायंगल बन गया तो अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो h² + r² इक्वल टू l²। हमें निकालना h², r l पता है, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, दैट इज h² + r² इज इक्वल टू l²। हमें निकालना h, सो h² इज इक्वल टू l² माइनस r², राइट। सो सिंपली l कितना है, दिस इज 6400, l² 80 का स्क्वायर, राइट, एंड r² कितना है, इट इज 70 का स्क्वायर इज 4900, राइट। अब जब इसे डिडक्ट करेंगे वैल्यू, देन दिस इज इक्वल टू हाउ मच,
दिस इज इक्वल टू 1500, राइट। 1500 है एच स्क्वायर का वैल्यू, तो एच का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर 1500। रूट ओवर 1500 यानी कि 100, यानी कि 100 इंटू 15 है इज इक्वल टू 1500। सो 100 का 100 रूट इज 10, सो इट विल बी 10 रूट 15, राइट। 10 रूट 15 है, तो आंसर देखिए आप ऑप्शन में, इट इज ऑप्शन डी, राइट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 10 रूट 15, राइट। ये मैंने डायरेक्टली इसलिए लिख दिया क्योंकि इट इज 100 इंटू 15, राइट, और हमें पता है रूट 100 इज 10, 10 रूट 15, ओके, सिंपल। So this is the answer, guys. So option D is the correct answer. Okay, so let's move back to the screen, guys. So guys, that was the answer. So moving on to the next question, that is question number 78. Question number 78 क्या बोल रहा है कि consider following statement. The orthocenter of a triangle, orthocenter of a triangle दिया हुआ है, always lies inside a triangle. Okay, the center of a triangle always lies inside a triangle. Orthocenter and center, right? चार definition दिया हुआ है, चारों में जो orthocenter of triangle और center of triangle का बात कर रहा है. So before solving this question, we should be knowing with the concept of what are the concept related to orthocenter and centroid. सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि orthocenter और centroid होता क्या है, right? So let me draw a triangle now. Okay, this is a triangle. Suppose कोई सा भी triangle मान लीजिए. So orthocenter क्या होता है? फिर orthocenter I will write in this way only, right? है ना, ortho, राइट। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, एंड दूसरा की सेंट्रोइड क्या होता है, राइट। सेंट्रोइड क्या होता है, वी शुड बी नोइंग दिस वन, ओके। सो ऑर्थोसेंटर क्या होता है, दिस इज जस्ट द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल यानी कि इसका ऑल्टीट्यूड जो है, इसका ऑल्टीट्यूड राइट एंगल, राइट, इसमें जो ऑल्टीट्यूड बनेगा दिस वन इज दिस, एंड इसका ऑल्टीट्यूड इज दिस वन, राइट। इस साइड लेंथ पे ऑपोजिट वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड बनेगा ना, इस साइड लेंथ पे, राइट। और इस साइड लेंथ का ऑल्टीट्यूड यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे अपन, सो इट विल बी, सपोज मान लीजिए यहाँ पे, सो इन तीनों ऑल्टीट्यूड का जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थोसेंटर, राइट। वी नो दिस एज ऑर्थोसेंटर। और अभी सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि इफ वी हैव अनदर ट्रायंगल, राइट, इसी तरह से सेम ट्रायंगल को इसी को मैं दिखा रहा हूँ। मीडियन मतलब पता है हमें कि जो इसका ये लेंथ है, राइट, इस लेंथ का मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे। अभी तीनों को जो है अपन अपोजिट, इसका जो साइड लेंथ है उसका अपोजिट वर्टेक्स से अपन मिड पॉइंट पे टच कर देंगे, देन दैट विल बी द मीडियन। ये जो है इसका मीडियन है ना, इसका मीडियन ये है, राइट। इसका मीडियन इज दिस वन, एंड इसका मीडियन विल कंसिडर कि ये है, राइट। सो इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन इज कॉल्ड एज द सेंट्रोइड, ओके, दिस इज द सेंट्रोइड। तो ये हमें कंसेप्ट पता चल गया। तो ठीक है, अभी कंसेप्ट इसमें देखिए आप कि मीडियन जो है हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा, क्यों, क्योंकि सेंट्रोइड क्या है, इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस, राइट। सो सारे मीडियंस जो है वो साइड लेंथ का बीच, हर एक साइड लेंथ जो है ट्रायंगल का उसका बीच में रहेगा, राइट, मिड पॉइंट जो है। और उन सब का जो अपोजिट वर्टेक्स से अपन उस साइड लेंथ पे ज्वाइन करेंगे, देन दिस विल बी द ईच मीडियन। तो तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज सेंट्रोइड, राइट। तो मीडियन तो हमेशा सेंटर, मतलब मीडियन तो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा। लेकिन ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इट इज कंसिडर ये राइट ट्रायंगल ना, राइट एंगल ट्रायंगल में कंसिडर कीजिए, राइट। दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज वन ऑल्टीट्यूड, और इस लाइन का ऑल्टीट्यूड क्या होगा, विल नो कि यहाँ से अपन इस तरह से करेंगे तो दिस इज ऑल्टीट्यूड। तो तीनों ऑल्टीट्यूड कहाँ पे मीट कर रहे हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे मीट कर दिस पॉइंट पे, सो दिस इज द सेंट्रोइड। और अभी इफ यू कंसिडर द केस ऑफ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ना, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कंसिडर करेंगे अपन। सो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल पे जो सेंटर, जो ऑर्थो सेंटर होता है, इट विल बी द आउटसाइड द ट्रायंगल, राइट। सो दिस इज द केस। सो अभी अपन देखेंगे, हमने कंसेप्ट देख लिया, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑल द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल, और सेंट्रोइड होता है ऑल द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल, राइट। तो मीडियन तो हमेशा ट्रायंगल का अंदर ही रहेगा, क्योंकि हर एक साइड लेंथ का जो मिड पॉइंट है उसको अपन अपोजिट, उसका वर्टेक्स, साइड लेंथ का अपोजिट वर्टेक्स से टच करेंगे, देन दिस विल बी द मीडियन। सो मीडियन हमेशा अंदर रहेगा ट्रायंगल का, राइट। सो वो हमेशा बाहर का भी नहीं हो सकता। तो दिस ऑप्शन इज ऑलवेज ट्रू, द सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट अभी स्टेटमेंट वन में क्या बोला, ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज लाइज इनसाइड ट्रायंगल, ये पॉसिबल केस नहीं है, क्योंकि जब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाता है, एट दैट केस दैट ऑर्थो सेंटर जो इट इज आउटसाइड द ट्रायंगल। एंड थर्ड केस क्या है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑलवेज लाइज इन द ट्रायंगल ऑन द ट्रायंगल, इट इज ऑल्सो ट्रू। हमने अभी देखा दिस वाज द राइट ट्रायंगल, ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, और इस साइड लेंथ का ऑल्टीट्यूड इज दिस वन, इन तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सो देयरफॉर ऑन द ट्रायंगल है, राइट। सो स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट, ओके। स्टेटमेंट 3 जो है, सॉरी, स्टेटमेंट 3 इज आल्सो करेक्ट, ओके, स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। सो इफ वी विल सी नाउ, स्टेटमेंट 4 क्या बोला, द सेंट्रोइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल लाइज, सेंट्रोइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल लाइज ऑन द ट्रायंगल, नो, ऑन द ट्रायंगल, ओके। वी शुड बी नोइंग दिस वन नाउ, ऑन द ट्रायंगल concept. If you will see this one, sorry, if you will see the
राइट एंगल ट्राइंगल, ओके दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। सेंटर्ड होता है हमेशा मिड पॉइंट का, राइट। ये साइड लेंथ का आप देखिए मिड पॉइंट इज दिस वन, इस साइड लेंथ का मिड पॉइंट इज सपोज दिस वन, इस साइड लेंथ का मिड पॉइंट इज सपोज दिस वन। ना इसका ऑपोजिट वर्टेक्स इज दिस, इसको अपन ने यहाँ से टच किया। इस साइड लेंथ का ऑपोजिट वर्टेक्स इज दिस, इसको अपन ने यहाँ से टच किया। इस साइड लेंथ का ऑपोजिट वर्टेक्स इज दिस, इसको अपन ने यहाँ से टच किया। सो ये कहीं पे बीच में होगा, हमेशा बीच में होगा ट्राइंगल का मिड पॉइंट वुड बी। सो सेंट्रोइड ये गलत है, फोर्थ वाला गलत है कि ऑन द राइट ऑन द ट्राइंगल होगा, ये गलत है, राइट। इट विल बी ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल। सो देयरफॉर सेंट्रोइड हमेशा इनसाइड द ट्राइंगल होगा, लेकिन ऑर्थो सेंटर हमेशा अंदर ही रहे ये जरूरी नहीं है। सो देयरफॉर स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 इज द आंसर। सो ऑप्शन अगर देखें अपन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। तो दैट इज इट गाइस। सो इसे अपन को बस ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड का कंसेप्ट जो है वो आना चाहिए था, उसके बाद ये क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में बोल रहा है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अच्छा, सपोज टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स मान लीजिए ये है, राइट। ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है सपोज, ओके। एंड इसको एक सेकंड में अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। सपोज these two are the intersecting lines, okay, these two are the intersecting line। और intersecting line में बोला हुआ है कि locus of the point equidistant from two intersecting line। ये intersecting line से मान लीजिए कि we have एक तो यहीं पे होगा, राइट। दोनों जहाँ पे intersect कर रहा है एक पॉइंट यू विल कंसिडर यहीं पे, ठीक है, जो कि इक्विडिस्टेंट है दोनों से। अभी इस लाइन से इक्विडिस्टेंट, इस लाइन से और इस लाइन से इक्विडिस्टेंट पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, राइट। इससे इक्विडिस्टेंट यहाँ पे और इससे इक्वेशन यहाँ पे होगा एक पॉइंट, राइट। दिस विल बी द पॉइंट। और इस लाइन से इक्वेशन यहाँ पे, इस लाइन से इक्वेशन यहाँ पे एक पॉइंट होगा। इस लाइन से भी इक्विडिस्टेंट और इस लाइन से भी इक्विडिस्टेंट सिमिलरली यहाँ पे होगा। इस लाइन से भी इक्विडिस्टेंट, ऐसा तो नहीं ना कि इससे यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ से यहाँ पे इक्विडिस्टेंट, इट विल नेवर बी पॉसिबल, राइट। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। एंड जस्ट अ सेकंड, ओके या ट्रू। नाउ अभी फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, राइट। मतलब इस तरीके से इक्विडिस्टेंस अपन इस तरह से चेक कर रहे हैं, सॉरी ये गलत चला गया, ओके। दिस इज परफेक्ट। यहाँ से इक्विडिस्टेंट, राइट। इसको इससे इक्विडिस्टेंट, इसको इससे इक्विडिस्टेंट, इसको इससे इक्विडिस्टेंट, इसको इससे इक्विडिस्टेंट। सिमिलरली ये पॉइंट यहाँ पे इससे इक्विडिस्टेंट। सो अगर इस तरह से देखें तो इन सारे लोकस ऑफ द पॉइंट्स को अगर मीट करें तो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो देयरफॉर अगर देखें सिंपली, सो ऑप्शन में भी ऑप्शन ए दिख रहा है हमें। अगर इसको एलिमिनेशन मेथड से भी आप करना चाहें तो नन ऑफ द अबव दिया हुआ है, बहुत हार्ड चांसेस रहता है ऐसा आंसर्स का, बट यू कैन चेक दिस वन, राइट। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो बेटर टू डू इज इन दिस वे, राइट। इसको एनालिटिकली सोल्व करना है, मोर और लेस यू कैन ऑल्सो सी इन दिस वे ऑल्सो। एक ग्राफ बना लीजिए, ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, राइट। दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। अभी दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स का दोनों में से जो है इक्विडिस्टेंट पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट सपोज यहाँ से भी इक्विडिस्टेंट है, लेट मी चेंज द कलर, ओके। यहाँ से भी इक्विडिस्टेंट है और ये यहाँ से भी इक्विडिस्टेंट है, ओके। एंड अगेन ये एक पॉइंट है, ओके। इसको अपन देखते हैं। अभी ये इस लाइन से भी इक्विडिस्टेंट है और इस लाइन से भी इक्विडिस्टेंट है। अभी इसको देखिए आप, यहाँ पे एक पॉइंट है सपोज, राइट। एंड ये भी इस लाइन से भी इक्विडिस्टेंट है एंड इस लाइन से भी इक्विडिस्टेंट है, राइट। इस तरीके से अपन करते हैं। सो इन सारे लोकस ऑफ द पॉइंट को आप मीट करा देंगे, देन इट विल बी ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, राइट। तो हमेशा जो इन लोकस ऑफ द पॉइंट्स होता है अब टू है ना इंटरसेक्टिंग लाइन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, मोर और लेस गाइज। दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, डायरेक्टली आप देखोगे मैथमेटिक्स में। सो ऐसा दिया हुआ रहता है कि लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, ये गिवन है, राइट। दिस इज सिंपल प्रॉपर्टी से आपको पूछा हुआ है ना। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं भी पता है देन ऑल्सो यू कैन सोल्व एनालिटिकली इन दिस वे, राइट। ओके, now moving on to the next question, that is question number 780, right। we have solved 79, now 80 है। question number 89 क्या बोल रहा है, 80 सॉरी 80 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि consider the following statement, two triangles are said to be congruent। अच्छा, राइट। अभी हमें कॉन्ग्रुएंसी पता होना चाहिए, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब साइज और शेप पूरा का पूरा, अगर ये एक ट्राइंगल है, राइट, पूरा साइज एंड शेप पूरा का पूरा सेम हो, यानी कि अगर इसका मिरर इमेज ये है, एक का ऊपर में एक रख दे तो सेम दिख रहा है, राइट, फुल्ली सेम होना चाहिए, देन दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। ऑन द अदर हैंड सिमिलैरिटी अलग है, राइट। ये और ये ट्रायंगल भी सिमिलर हो सकते हैं, बट ये और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंस यानी कि पूरा साइज शेप हर एक चीज़ सिमिलर, राइट, हर एक चीज़ सेम हो, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नाउ तो उसी के बेसिस में हमने 8 9 10 में हमने जितने भी ज्योमेट्री पढ़ा है, वी नो ऑल, लेकिन साइड एंगल, साइड 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 ऑल दोस थिंग्स। सो अगर आपको वो सब भी पता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन उस तरीके से भी सोल्व हो जाएगा। लेट मी सी क्या दिया हुआ है, राइट। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ, है ना, कंडीशन दिया है। कॉन्ग्रुएंट का आपको कह सकते हैं, थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग थ्री एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, नेवर पॉसिबल। ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ये देखो एक ट्राइंगल, राइट, ये ट्राइंगल है, इसका एंगल ये है, ये एंगल है, ये एंगल, थ्री एंगल्स। और सिमिलर मैंने एक ट्राइंगल ले लिया सिमिलरली, राइट, एंगल तीनों का सेम बना के, ऐसा साइज बिगर है लेकिन एंगल तीनों का सेम है, ये एंड ये।
क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? क्या इन दोनों का शेप और साइज दोनों सेम है? नहीं, ऑब्वियसली दिस ट्रायंगल्स कैन बी सेड सिमिलर बट दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। यानी कि अगर इस ट्रायंगल को इसके ऊपर मैं रख दूँ, राइट, क्या ये इसको पूरा ढक लेगा? ढक तो लेगा, लेकिन ये पूरा ही मतलब गायब ही हो जाएगा, राइट। एक के ऊपर हर एक साइड, इसका साइड और इसका साइड लेंथ सेम नहीं, ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है। तो सिर्फ अगर अपन एंगल कंसिडर करें तो कॉन्ग्रुएंसी नेवर इट इज पॉसिबल, राइट। तो ऑप्शन है तो सीधा ही गलत है। अगर सिंपली अगर आपको याद ही होगा ना, ज्योमेट्री में जब किया था आपने सॉल्व, तो एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल वाज नेवर देयर। ट्रिपल ए जो है एंगल वाज नेवर देयर, राइट। ये कॉन्ग्रुएंसी नेवर पॉसिबल नहीं है, ये कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। हमने देख भी लिया, राइट, कैसे। और नेक्स्ट है, वी हैव थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द अदर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंसी का बात कर रहे हैं, इट इज ऑलवेज ट्रू, राइट। ऑप्शन 2 तो करेक्ट है। नाउ टू साइड्स ऑफ and the included angle of an one triangle are equal to the corresponding two sides and the included angle of the other triangle। ये भी ट्रू है, क्यों? ये तो वही बोल रहा है, साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल, राइट। ये कॉन्ग्रुएंसी का बात कर रहा है। ये 2 और 3 तो करेक्ट है। और बोल रहा है कि टू एंगल्स है ना, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। यानी कि दो एंगल अगर और एक साइड, यानी कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। दिस वन ऑल्सो वी हैव डन यार, ये सब तो बहुत ही बेसिक था, है ना। साइड है ना, साइड एंगल साइड को अपन सास कॉन्ग्रुएंसी बोलते थे ना, सास बहू, उस तरह से याद करते थे। एंड दिस एंगल साइड एंगल, राइट, ये तीन तो बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी था, तो ये भी करेक्ट है, राइट। इफ यू हैव सोल्ड सिंपली, और एंगल कॉन्ग्रुएंसी तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। सो है ना, अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे, राइट, सिंपली आपने जब ऑप्शन 1 को एलिमिनेट कर दिया ना, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा, राइट। ऑप्शन डी देखिए, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तीनों हमें पता है कि ऑप्शन 1 कॉन्ग्रुएंसी कभी नहीं हो सकता है, एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर मिल रहा है। और वैसे भी साइड एंगल साइड और साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी हमें पता है, राइट। दोज आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट, दोज ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, राइट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज स्टेटमेंट 2, 3 and 4 आर करेक्ट। यानी कि साइड congruency is true, side congruency is true, and angle side angle congruency is true, right? At that case, the triangle is said to be congruent, okay? So now moving on to the next question, that is question number 81. Question number 81 में क्या बोल रहा है कि given that the angles of a polygon are all equal and each angle is a right angle। अच्छा, वो हमें क्या दिया हुआ, सॉरी गाइस, जस्ट अ सेकंड, परफेक्ट, ओके। ना अभी हमें बोला हुआ है कि given that the angles of polygons are, polygon क्या होता है, राइट। polygon तो हमें पता है n नंबर ऑफ साइड से, राइट। n नंबर ऑफ साइड से मैक्सिमम कम से कम 3 होना चाहिए, राइट। अगर 3 वाला पॉलीगन को ट्रायंगल कहते हैं, 4 वाला पॉलीगन को, राइट, क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं, राइट। एंड 5 वाला को पेंटागन, 6 वाला को हेक्सागन, 7 वाला को हेप्टागन, इस तरीके से चलता है, दैट इज अ पॉलीगन, राइट। नेक्स्ट बोला कि गिवन दैट एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज अ राइट एंगल। बोला है कि हर एंगल करेक्ट है, मतलब इक्वल है, सॉरी, है ना। गिवन एंगल ऑफ पॉलीगन्स आर इक्वल, ठीक है, और ईच एंगल इज राइट एंगल। ऐसा पॉलीगन सिर्फ क्वाड्रिलेटरल में 2 है, दैट इज स्क्वायर एंड अनदर वन इज रेक्टेंगल, राइट, रेक्टेंगल, सॉरी, ये थोड़ा सा एज आ गया इसमें, लेट मी चेंज दिस वन, फिर से ड्रॉ करते हैं अपने से, है ना। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल, ओके। इसको समझ जाओ यार, है ना, दिस इज रेक्टेंगल, ओके, समझ जाएंगे अपन। नाउ अभी बोला है कि ईच एंगल, राइट, हर एक एंगल जो है यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट। ईच एंगल इज अ राइट एंगल बोला है, ईच एंगल इज अ राइट एंगल। हमें पता है कि हर एक एंगल 90 डिग्री होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल में। और क्या बोला है कि एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स आर ऑल इक्वल, एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर ऑल इक्वल, राइट। एंगल भी सारा इक्वल है, हर एक एंगल 90 डिग्री है तो सारा इक्वल ही होगा, और राइट एंगल 90 डिग्री मतलब राइट एंगल है, राइट, दैट इज ट्रू। सो ये दोनों केस है, आइदर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, ये हो सकता है। अभी स्टेटमेंट दिया हुआ है द पॉलीगन हैज एग्जैक्टली 4 साइड्स, ये तो हमें सीधा पता चल गया कि 4 साइड्स है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, चारों साइड। स्टेटमेंट 1 इज ऑलवेज ट्रू, ओके। नेक्स्ट बोला कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पॉलीगन हैविंग n साइड इज 3n minus 8 राइट एंगल्स। अच्छा, ये डायरेक्टली वी हैव टू नो कि एक कंडीशन कि सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल है पॉलीगन का वो क्या होता है, उसे अपन इसको निकाल सकते हैं कि यानी कि 3n minus 8 राइट एंगल्स होता है कि नहीं, यानी कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पॉलीगन। अगर एन साइड का पॉलीगन है तो उनका इंटीरियर, सॉरी, उसका एन साइड ऑफ पॉलीगन में कितने राइट एंगल्स हो गए। इसमें एक जनरल अप्रोच में दिया हुआ है कि 3n minus 8 राइट एंगल्स हो गए। तो लेट अस चेक इसे कि कैसे होगा, राइट। सो वी नो कि सिंपली कि सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल होता है, कंसीडर एन नंबर ऑफ एन साइड का पॉलीगन है, हम कंसीडर करेंगे एन साइड का पॉलीगन है, ठीक है। तो एन साइड का पॉलीगन में जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा, राइट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर देखें अपन, सम ऑफ, राइट, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, वो कोई सा भी एन साइड ऑफ पॉलीगन है तो इसका इंटीरियर एंगल होगा ना गाइस, तो इंटीरियर एंगल का सम वुड बी क्या,
राइट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर देखें सिंपली अपन, सो इट वुड बी नथिंग बट वी नो फ्रॉम द फॉर्मूला इज n-2, n नंबर ऑफ साइड्स है तो इंटीरियर एंगल का सम इज n-2 इंटू 180 होता है. ओके, इट इज वन, सॉरी गाइज 186 लग रहा है, इट इज 180. ओके, लेट मी करेक्ट इट, जस्ट अ सेकंड. दिस इज 180, या दिस इज 180. ओके, अभी अब ये हमें पता है राइट, 180 ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये नहीं बोला है कि राइट एंगल्स, ये जनरल प्रॉपर्टी है ऑफ अ पॉलीगन. n नंबर ऑफ साइड अगर पॉलीगन का है तो उसका इंटीरियर एंगल्स का सम इज n-2 इंटू 180. सो अभी कितने राइट एंगल है इसी से अपन डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज n-2 ही रखो राइट, एंड 180 इज 2 इंटू 90 राइट. 180 को अपन 2 इंटू 90 ऐसे लिख सकते हैं राइट, 2 इंटू 90 इस तरह से लिख सकते हैं, ये इंटीरियर एंगल का सम है. ओके, एंड 2 को अपन अगर मल्टीप्लाई कर दें अंदर ब्रैकेट में, सो इट वुड बी ट्वाइस n माइनस 4 इंटू 90, यानी कि इंटीरियर एंगल का सम इतना होना चाहिए. अभी भी वही है, लेकिन अपन ने इसको और रिड्यूस किस फॉर्म में कर दिया, इंटू 90 के फॉर्म में. जब अपन ने इसको इंटू 90 के फॉर्म में रिड्यूस कर दिया तो दिस मीन्स कि ट्वाइस n माइनस 4 90 डिग्रीज राइट एंगल्स हैं. अपन ऐसे भी कह सकते हैं इसको, इस स्टेटमेंट को या तो कह सकते हैं अपन के ट्वाइस n माइनस 4 इंटू 90 इंटीरियर एंगल्स का सम होना चाहिए, या फिर वी कैन से दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पॉलीगन जो है ना, आर है ना हैविंग n साइड्स, अगर n साइड्स है तो इक्वल हैव ट्वाइस n माइनस 4 राइट एंगल्स, यानी कि इंटू 90 से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो वी कैन से कि ट्वाइस n माइनस 4 राइट एंगल्स है. तो इसको और इसको देखिए, ट्वाइस n माइनस 4 एंड थ्राइस n माइनस 8. सो स्टेटमेंट 2 इज ऑब्वियसली यहाँ से गलत आ गया राइट. सो वी कैन से कि अभी दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. तो अभी आप देखते हैं ऑप्शन में, देखिए कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, गलत है, बाकी उसका पढ़ना ही नहीं, ट्रू दिख लिया. तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड नहीं, ये दोनों सही तो नहीं है. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये सही है राइट. ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, नो स्टेटमेंट 2, देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो इसमें बस हमें है ना, वी शुड बी नोइंग कि ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, दैट इज n-2 इंटू 180. उसको 180 को अपन 2 इंटू 90 लिखा, 2 को अंदर कर दिया ब्रैकेट के, ट्वाइस n माइनस 4 हो गया. ट्वाइस n माइनस 4 राइट एंगल से मतलब है ना, अगर n साइड का अगर पॉलीगन है तो. ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी शुड बी सॉल्विंग. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 82. क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोला है कि वी हैव बीन गिवन दैट इफ द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 8 सेंटीमीटर. सबसे पहले तो अपन कंसीडर कर लेते हैं कि एक स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि बोला स्क्वायर है तो ठीक है. अभी क्या बोला कि इफ द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 8 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इंक्रीजेज बाय 120 सेंटीमीटर. अच्छा, स्क्वायर था, अभी उसका लेंथ 8 सेंटीमीटर से बढ़ गया तो उसका एरिया 120 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है. अच्छा, बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर. अच्छा, हमें यहाँ पे लेंथ क्या था वो भी नहीं बोला है, हमें बोला हुआ है कि लेंथ 8 सेंटीमीटर से बढ़ गया तो एरिया इतना से बढ़ गया, तो बोला है कि लेंथ कितना होगा. ठीक है, सो लेट अस कंसीडर कि स्क्वायर का लेंथ इनिशियली जो दिया हुआ है उसका लेंथ x था, तो उस केस में अगर लेंथ x था तो एरिया कितना होना चाहिए, इट इज ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर होना चाहिए राइट. एरिया इज एक्स स्क्वायर, इसको ए अच्छे से लिख देते हैं, एरिया एक्स स्क्वायर है. अभी उसके बाद कंडीशन है कि x प्लस 8 यानी कि 8 सेंटीमीटर से लेंथ इंक्रीज हो गया. लेंथ मान लीजिए अभी स्क्वायर का लेंथ इंक्रीज हो गया तो इट इज इनिशियल तो x था ही, तो इंक्रीमेंट हुआ 8 सेंटीमीटर से राइट. दिस इज इट x प्लस 8. ओके, उसके बाद जब इस तरीके से इंक्रीज हुआ तो इसका एरिया बोला है इंक्रीजेज है 120 सेंटीमीटर. सो अभी x प्लस 8 अगर साइड है तो इसका एरिया वुड बी हाउ मच, x प्लस 8 राइट, स्क्वायर राइट, साइड स्क्वायर है ना, साइड इंटू साइड इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, वी नो दैट है ना. तो x प्लस 8 अगर साइड लेंथ है तो उसका एरिया वुड बी x प्लस 8 का होल स्क्वायर, वी नो दैट. तो उस केस में बोला है कि एरिया इंक्रीजेज बाय, इनिशियली अगर x स्क्वायर था तो उसमें 120 इंक्रीज हो गया, ये हमें पता है, हमने कंसिडर किया कि इनिशियली इट वाज x स्क्वायर. तो एरिया बोला है कि कंडीशन दिया 120 से इंक्रीज होगा, सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 120, यही तो है राइट. अभी इसको सोल्व करना है बस, साइड लेंथ इतना दिया हुआ है, एरिया ये है हमारे पास, जस्ट सॉल्व इट. इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. x प्लस 8 का होल स्क्वायर अगर a प्लस बी होल स्क्वायर में एक्सपेंड करें अपन तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 64 प्लस this is 2 into 8 is 16x right, 16x, and in the right hand side we have x square and plus we have 120 right, we have 120 over there. now आप देखिए x square से x square कैंसिल हो जाएगा एंड 64 जब राइट हैंड साइड में जाएगा दिस विल बी लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव 16x, वो एज यूजुअली रहेगा. एंड राइट हैंड साइड में जब 64 जाएगा देन दिस इज 56 ऑब्वियसली, 120 में से 64 माइनस इज 56 राइट, 56. तो x अगर देखें अपन इज हाउ मच, 56 56 डिवाइड बाय 16
राइट 56 डिवाइडेड बाई 16। ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएगा वी हैव दिस वन एज 7, ये आ जाएगा है ना, जब अपन इसको डिवाइड करेंगे, और ये 7 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2, राइट है ना। 8 से जब डिवाइड करेंगे, 8 7 जब 56 हमें पता है, और 8 2 16 हमें पता है, राइट। तो 7/2 तो 7 का आधा, ऑब्वियसली 3.5। ऑप्शन देख लीजिएगा, इस ऑप्शन बी में 3.5 दिख रहा है, राइट। सो एक्स है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। एक्स का वैल्यू मिल गया, और एक्स क्या था, इनिशियल साइड ऑफ द स्क्वायर, राइट। तो देयरफॉर ये साइड ऑफ द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर, सो 3.5 सेंटीमीटर इज द आंसर। सो ठीक है, इसको इस तरीके से सोल्व करना है। कंडीशन दिया हुआ है, हमें एक्चुअल स्क्वायर का साइड नहीं पता है। हमें पता है कि साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर से इंक्रीज करने से एरिया 120 से इंक्रीज होगा। तो हमने कंसिडर कर लिया कि साइड लेंथ x था, तो एरिया x स्क्वायर है, तो x + 8 इंक्रीज हुआ, तो x स्क्वायर + 120 एरिया इंक्रीज हुआ। बस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए अपने चेक किया, राइट। x + 8 इसका स्क्वायर इज एरिया, एंड ये एरिया, दोनों एरिया को इक्वेट कर दिया, बस सोल्व किया, वी गॉट द आंसर, राइट। दिस इज द वे टू सोल्व द क्वेश्चन, राइट। So guys, this was from day 12, page number 12. So from tomorrow we'll be solving from question number 83. Till now we have solved all the questions till from 1 to 82. So if you have not watched all those videos, then please watch those video in my playlist. You can have access to that playlist. Also guys, ऊपर में आई बटन है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। So that was it guys, that was it from day 12. Okay, so from tomorrow we'll be solving from question number 83. अब बस यार 18 क्वेश्चन रह गया है। ओके, each day one video मैं अपलोड कर रहा हूँ चैनल पे, you can watch those videos. एंड वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली यार कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ डू शेयर इट। एंड दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फ्रॉम टुडे। विल मीट टुमारो गाइज अगेन। टिल देन, सायोनारा, सबा खैर, बाय बाय।